So, this is chapter 5, 5.1. Explain why a computer system requires an operating system. So, सबसे पहले तो हमारे पास definition हो गई. एक operating system is essential for computer system as it manages hardware and software resources, providing a stable environment for applications to run. अब जो की functions हैं operating system के, वो सबसे पहला है process management. प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड है कंप्यूटर को। तो पहला जो टास्क है, ठीक है ना, की फंक्शंस के अंदर जिसकी वजह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस उन प्रोग्राम्स को कहते हैं जो इस वक्त लोडेड हैं और एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरसीज रनिंग प्रोग्राम्स, allocates CPU time and ensures efficient multitasking। एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो लोड हैं उनके चलने को, उनके लिए प्रोसेसर की अलॉटमेंट को और उन एफिशिएंट मल्टीटास्किंग को। दूसरा आपके पास हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। क्या हो गया आपके पास दूसरा? मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस सिस्टम्स मेमोरी एलोकेशन, optimizing usage and preventing conflicts between the programs. So all the programs which are loaded are basically with the help of operating system, and operating system is managing those programs in computer's memory and preventing conflicts between the programs in terms that one program should not get into the memory of another program. तीसरा हो गया हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। ये हमारे की फंक्शन है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमें ये जरूरी है कि वो मेमोरी में आ जाए। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आ जाए, कंप्यूटर को चलाए। सो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब हुआ कि जितनी भी फाइल की मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल ऑफ एक्सेस टू द डेटा स्टोरेज है, ठीक है ना, और फाइल की इंटेग्रिटी है कि फाइल डबल ना हो जाए, प्रॉपर से चले, और उसकी सिक्योरिटी है। ये सारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। एज इन ऑर्गेनाइजेज एंड कंट्रोल्स एक्सेस टू द डेटा स्टोरेज, मेंटेनिंग फाइल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। इसके बाद आ गया हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है, जो कि फैसिलिटेट करती हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द अटैच डिवाइस, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इन सब के साथ उनके प्रॉपर ड्राइवर्स आते हैं। ड्राइवर्स का मतलब ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने को, तो उनकी भी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। सो फॉर डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम facilitates communication between the computer and peripheral devices like printer and keyboard। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ गया यूजर इंटरफेस। हम जो देखते हैं कंप्यूटर को, जो कुछ भी हमें उसके ऊपर नजर आता है, वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं टच करके, माउस से या जैसे भी, तो वो यूजर इंटरफेस कहलाती है। यूजर इंटरफेस जितनी इजी, जितनी आसान होगी, उतना बेहतर आपके पास कंट्रोल आ जाएगा कंप्यूटर का। सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेसेस, ग्राफिकल भी होती हैं, कमांड लाइन भी होती हैं, फॉर यूजर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम्स। So these are the 5 reasons, maybe more, but these are the basic 5 reasons for which we need an operating system to make the best use of the computer system. So without an operating system, user would need to directly manage hardware components and execute programs manually, which is impractical and inefficient. The operating system abstracts, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटीज को छुपा लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट्स these complexities, enable user friendly and efficient computer operation। ठीक है, and efficient computer operation, enabling user friendly and efficient computer operations। so ये हो गई इसकी एक डेफिनेशन। एक्सप्लेन द की मैनेजमेंट टास्क कैरीड आउट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है, और भी देख लेते हैं।
तो हमारे पास जो है वो की मैनेजमेंट टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, ये आपके पास आगे लिखा हुआ, इसमें से कुछ अभी हमने डिस्कस किए हैं। मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, हार्डवेयर मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल यानी कि डिवाइस मैनेजमेंट है, एंड प्रोसेस मैनेजमेंट है। इस पे हमने अभी दो तीन पे बात की थी, अब हम इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि वो सारे प्रोग्राम्स जो कि बेसिकली इस वक्त एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम उनको टर्म करते हैं प्रोसेस। तो जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं सबको प्रोसेसर पे चलाना और एफिशिएंटली चलाना, बारी बारी चलाना, और हमें ये महसूस ना होने देना कि बेसिकली वो बारी बारी चल रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सब कुछ साथ चल रहा है। तो ये हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क्स। सो जो पहला मैनेजमेंट टास्क आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। सही है, मेमोरी मैनेजमेंट ये हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था। तो व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज, इट एलोकेट्स मेमोरी टू रनिंग प्रोसेसेस एंड डीएलोकेट्स इट व्हेन नो लॉन्गर नीडेड, प्रोसेसेस आर ओवर, so memory will be taken back. Operating system ensures no two processes interfere with each other's memory space. Implements virtual memory. वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है वो तमाम टास्क जो कि इस वक्त मेमोरी में हैं, लेकिन वो बेसिकली हमारे पास जो है जगह ना होने की वजह से, हम और ना चलने की वजह से मेमोरी में लोडेड है बट दे आर नॉट वर्किंग, वो नहीं चल रहे, उनको हम क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क पे रख देते हैं। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट में इसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। सो वर्चुअल मेमोरी इज बेसिकली द मेमोरी विच इज कीपिंग दोज रनिंग टास्क विच आर लोडेड इन द मेमोरी, जो कि मेमोरी में एक्चुअली यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको हार्ड डिस्क पे रख दिया जाता है। तो ये है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट। इसके बाद हमारे पास सेकंड आती है फाइल मैनेजमेंट। हमारे पास सेकंड कौन सी आ रही है, फाइल मैनेजमेंट। ठीक हो गया। फाइल मैनेजमेंट का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, ऑर्गेनाइजेस, मेंटेन्स फाइल्स ऑन द डिस्क। ठीक है, उसके लिए फाइल सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि आपने सुना हो सकता है, NTFS सुना हो, FAT32 सुना हो। आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि फाइल का एक सिस्टम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। सो फाइल की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर फाइल की एक्सेस भी होती है, कि अगर यूजर को एक्सेस राइट्स हैं तो वो एक्सेस करेगा, अगर एक्सेस राइट्स नहीं है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक्सेस कंट्रोल भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा फाइल के अंदर आप बड़े मजे से एक फोल्डर खोल के उसको क्रिएट, डिलीट और कॉपी, मूव, कट, पेस्ट ये सब कुछ कर लेते हैं। तो फाइल हैंडल ऑपरेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद आपके पास कई किस्म की ड्राइव्स होती हैं, जैसे कि आपके पास स्टोरेज ड्राइव्स हैं, SSD, HDD, एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं। तो ऑल द मैनेजमेंट ऑफ दोज ड्राइव इज आल्सो पार्ट ऑफ द फाइल मैनेजमेंट। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है उसके अंदर ऑथेंटिकेशन, यूजर के जो है बायोमेट्रिक्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, मल्टी फैक्टर, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो सब कुछ सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स यूजर एक्सेस थ्रू परमिशंस एंड प्रिविलेजेस, कि आपके पास उसका राइट है या नहीं है ओवर द लोकल एरिया नेटवर्क। प्रोवाइड्स इंक्रिप्शन एंड फायरवॉल प्रोटेक्शन, डिटेक्ट्स एंड ब्लॉक मैलवेयर। ये सारे के सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम अब के खुद कर रहे हैं। ठीक, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये सारे काम खुद होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास चौथा आता है हार्डवेयर मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। हार्डवेयर मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया हर डिवाइस का जो है वो एक बेसिकली डिवाइस ड्राइवर होता है, जिसको सिस्टम इंस्टॉल करता है और उस डिवाइस ड्राइवर यानी कि सॉफ्टवेयर के जरिए उस डिवाइस को कंट्रोल कर रहा होता है। सो
Operating system manages communication between the software and the hardware device, uses device drivers to control hardware like printer, keyboards, networks, ensures a smooth data transfer between input-output devices and memory, prevents conflict between multiple hardware components। और हम उन सबको इतना आसानी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लग रहा होता है कि सारी डिवाइसेस एक साथ चल रही हैं। एंड द लास्ट वन इज द प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है ऑल दोज प्रोग्राम्स विच आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना, उनकी शेड्यूलिंग होती है, उनकी टाइम टेबलिंग होती है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल्स प्रोसेसेस फॉर एग्जीक्यूशन इन अ वे कि दे फील लाइक दैट दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर। देखें, प्रोसेसर एक वक्त में एक प्रोग्राम चलाता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। जो प्रोग्राम्स इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको हम कहते हैं प्रोसेस। सही है। तो सारों को एक साथ चलाने से, बारी बारी चलाने से हमें ऐसा लगता है कि जो सब एक साथ चल रहे हैं। सही है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स मल्टीटास्किंग बाय एलोकेटिंग सीपीयू टाइम एफिशिएंटली। इट अपीयर्स टू अस दैट ऑल आर वर्किंग टुगेदर, वो बारी बारी ही चल रहे होते हैं। सो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के काम। ठीक है, शेड्यूल प्रोसेसेस फॉर एग्जीक्यूशन, हैंडल्स मल्टीटास्किंग बाय एलोकेटिंग सीपीयू टाइम, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गई। सो these process manage sorry these key management tasks enable the operating system to optimize system performance, enhance security, provide a stable computing environment for users and applications। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के की मैनेजमेंट टास्क हैं। अच्छा, अब कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे सिस्टम का क्लॉक होता है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, डिस्क को फॉर्मेट करने की यूटिलिटी है, एंटीवायरस है सिस्टम के अंदर, डीफ्रैगमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, डिस्क कंटेंट एनालिसिस है, डिस्क रिपेयर है, फाइल कंप्रेशन है, बैकअप सॉफ्टवेयर है। ये सारे के सारे जो हैं, इनको अब हमें पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आ गए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन सब की मैं आपको डेफिनेशंस भेजूंगा, ये आप लोगों को याद करनी होगी। जितना कुछ भी अब हम थ्योरी का काम कर रहे हैं ये याद करने लायक है। ठीक है। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा ही बन जाता है। अगर बाहर से डालते हैं तो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, जैसा कि डिवाइस ड्राइवर, या फिर वो उसका अपना हिस्सा होता है, जैसे टाइमर है, कैलेंडर है, डिस्क फॉर्मेटर है, और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एंटीवायरस भी है। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स मैनेज, मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर that helps manage, control, and maintain and optimize the system। ठीक है, computer system। These utilities are often built into the operating system or available as third-party tools, but once they install, they become the part of the operating system। They perform specific tasks to ensure system efficiency, security, and data integrity। अब आ जाएं, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला हमारे पास है डिस्क फॉर्मेटर। डिस्क फॉर्मेटर, तो पहली हमारे पास यूटिलिटी है वो है डिस्क फॉर्मेटर। डिस्क फॉर्मेटर का मतलब है कि जब हम डिस्क खरीदते हैं तो उसको फॉर्मेट करता है, हार्ड डिस्क को, एसएसडी को, यूएसबी को, ताकि हम उसके ऊपर डेटा रख सकें। अमूमन अब जो हमारे पास डिवाइसेस आती हैं वो ऑलरेडी फॉर्मेटेड होती हैं। सो डिस्क फॉर्मेटर प्रिपेयर्स अ स्टोरेज डिवाइस लाइक एचडीडी, एसएसडी और यूएसबी टू बी यूज बाय सेटिंग अप अ फाइल सिस्टम। उसके ऊपर फाइल, बाय सेटिंग अप अ फाइल सिस्टम। Disk formatter also deletes, erases existing data and partitions the disk already have। जो भी डिस्क के ऊपर डेटा पार्टीशन है उनको भी उड़ा देता है, ताकि आप दोबारा से उस पर फाइलें बना सकें।
It is essential for initializing a new drive or reinstalling the operating system. तो disk formatter के बगैर ये सारे काम नहीं हो सकते. तो the task that disk formatter performs is to prepare the storage for use by the system for the very first time. अब आ गया आपके पास एंटीवायरस. एंटीवायरस का इसको हमारे सिस्टम में कहा जाता है वायरस चेकर. एंटीवायरस है ये बेसिकली. तो एंटीवायरस या वायरस चेकर स्कैन्स एंड डिटेक्ट्स मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स, ये सारे जितने भी आपके सिस्टम में हैं उनको वो चेक करता रहता है. और इट क्वारंटाइंस. क्वारंटाइन का मतलब है बाज फाइलों को ये काम ही नहीं करने देता, उनको चलने ही नहीं देता क्योंकि उसको उनको शक होता है. तो क्वारंटाइन कहते हैं उसको, हम उसको क्वारंटाइन में डाल देते हैं. या कुछ ऐसी फाइलें जिसमें इसको शक नहीं होता, रादर वो एक्सपेक्ट करता है कि वाकई में उनमें वायरस है, उनको वो उठा के डिलीट कर देता है. सो virus checker also quarantines or removes infected files to protect system integrity. और इसके बाद इसका जो तीसरा काम होता है वो है रियल टाइम में जिस वक्त फाइलें मूव कर रही हैं, डाउनलोड हो रही हैं, इंस्टॉल हो रही हैं, उस वक्त उनको चेक करता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर्स रियल टाइम थ्रेट्स एंड अपडेट्स वायरसेस टू टैकल न्यू malware. ठीक है. इसके बाद आता है डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर. डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है कि डिस्क के ऊपर जो डिस्क के ऊपर एक फाइल सिस्टम होता है. उस फाइल सिस्टम में हमारे पास बने हुए होते हैं फाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास बने हुए होते हैं कुछ हमारे पास सिस्टम के अंदर होते हैं ये क्या कहते हैं उनको, सेक्टर्स. तो ये जो सेक्टर्स हैं इन पे डेटा सेव होता है. सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे किसी कॉपी में पेजेस होते हैं, ऐसे ही डिस्क के ऊपर सेक्टर्स होते हैं जिसमें हमारे पास फाइल्स होती हैं. अब होता क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिस्क के सेक्टर्स जो हैं वो, हम बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क की जो कि मूव करने वाली होती है, घूमने वाली होती है, इस पे एक हेड लगा हुआ होता है. हम एसएसडी की बात नहीं कर रहे, हम एचडीडी की बात कर रहे हैं, प्लेटर वाली हार्ड डिस्क जिसके अंदर प्लेट लगी हुई होती है, इस पर डाटा सेव होता है. तो ये जो सेक्टर्स हैं ये बिखर जाते हैं. एक फाइल होती है लेकिन ये नॉन एडजेसेंट सेक्टर्स पे होती है. तो हेड को नॉन एडजेसेंट सेक्टर्स से पढ़ के डाटा को उठाने के लिए लगती है बहुत देर, क्योंकि बारी बारी उसको इधर से उधर जंप करना पड़ता है. तो ये फ्रेगमेंटेशन हो जाती है. इनको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड फाइल्स हो गई हैं, इधर उधर हो गया, इसकी वजह से फाइल का रिट्रीवल स्लो हो रहा है. सो दिस defragmentation software rearranges fragmented files on the hard disk drive to improve access speed, or it also reduces file scattering, making the file retrieval faster. ठीक है. एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर SSDs एज दे यूज फ्लैश मेमोरी एंड हैव नो मैकेनिकल पार्ट्स. तो जो हार्ड डिस्क में मैकेनिकल पार्ट है उसमें डीफ्रेगमेंटेशन होती है ताकि फाइलें तेजी से रिट्रीव हो सकें. इसके बाद हमारे पास चौथा है डिस्क कंटेंट एनालिसिस एंड डिस्क रिपेयर सॉफ्टवेयर. ये सब कुछ आपके यहाँ से उठा रहा हूं मैं, डिस्क कंटेंट एनालिसिस एंड डिस्क रिपेयर सॉफ्टवेयर. ठीक है. ये आ गया हमारे पास डिस्क कंटेंट एनालिसिस एंड डिस्क रिपेयर सॉफ्टवेयर. तो आपके पास जब हेड होता है ना, वो फिजिकल हेड, वो कभी कभी डिस्क से टकरा जाता है, इसकी वजह से डिस्क का जो सेक्टर है वो फिजिकली डैमेज हो जाता है. उस डैमेज होने की वजह से आपके पास वहां पर फिर डाटा मजीद नहीं लिखा जाता, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मार्क करता है और जो डाटा लिखा हुआ है उसको रिट्रीव करने की कोशिश करता है. तो उसके लिए ये वाली यूटिलिटी होती है, इसको हम कहते हैं डिस्क कंटेंट एनालिसिस डिस्क रिपेयर सॉफ्टवेयर. सो इट एनालाइजेस डिस्क स्पेस usage to identify any bad sectors. It also analyzes this space usage to identify large or unnecessary files ताकि उनको वहां से हटा सके. ठीक है. It detects and repairs bad sectors or corrupted file structures on the storage device. It ensures data reliability and prevents disk failure. So disk कंटेंट एनालिसिस के अंदर ऐसी फाइलें जो कि सेव हुई हुई हैं लेकिन काम नहीं आ रही किसी के भी, उनको, या ऐसी फाइलें जो बैड सेक्टर्स पे जो हेड के हिट करने की वजह से डैमेज हो चुके हैं,
उनको बेसिकली सही करने के काम आती है। तो इससे क्या होता है, हमारी डेटा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और डिस्क का जो फेलियर का फैक्टर है वो कम हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बैकअप, सॉरी, क्या है, फाइल कंप्रेशन। आपने विनरार यूज किया होगा, विनजिप यूज किया होगा। अब तो आप विंडोज के ऊपर किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करके उसको सेंड टू में जाके और कंप्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अब हमारे पास फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। सो फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर रिड्यूसेस द साइज ऑफ फाइल्स टू सेव स्टोरेज स्पेस एंड स्पीड अप द डेटा ट्रांसफर। तो फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो है वो लॉसलेस कंप्रेशन यूज करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया विनजिप और विनरार, टू रिटेन ओरिजिनल डेटा क्वालिटी। ये कभी भी वो वाला नहीं करते हैं, लॉसी। दे आर यूजफुल फॉर सेंडिंग लार्ज फाइल्स ओवर द इंटरनेट और स्टोरिंग बैकअप्स एफिशिएंटली। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास आ गया सिक्स, वो है बैकअप सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास आ गया सिक्स, बैकअप सॉफ्टवेयर। सो बैकअप सॉफ्टवेयर तो क्रिएट करता है बैकअप, ताकि आपका डाटा लूज ना हो जाए। क्रिएट कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स और एंटायर सिस्टम, ठीक है, अगेंस्ट द डाटा लॉस, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डाटा लॉस। अलाउज रिस्टोरेशन इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर, एक्सीडेंटल डिलीशन, और कोई साइबर अटैक हो जाए, कोई मालवेयर अटैक हो जाए, आपका सिस्टम रैंसमवेयर में फंस जाए, इस तरह से किसी भी चक्कर में अगर आपको अपनी हार्ड डिस्क को लूज करना पड़े तो बैकअप आपको हेल्प करती है अपना डेटा रिट्रीव करने में। तो इसमें अब आप जो है वो फुल इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल बैकअप्स कर सकते हैं। फुल बैकअप का मतलब है कि जो पहले बैकअप किया उसको दोबारा कर लो। इंक्रीमेंटल का मतलब है कि जो पहले से डाटा था उसको छोड़ दो, उससे आगे वाला डाटा कर लो। डिफरेंशियल का मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम एनालाइज करेगा प्रीवियस डाटा और न्यू डाटा को, और जो डिफरेंसेस होंगे उनको भी अपडेट कर लेगा। तो दिस इज बेसिकली द बैकअप सॉफ्टवेयर. So what backup software does, it creates copies of important files or entire system to protect data against loss. ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सवाल ये होता है पैदा, जनरल एक क्वेश्चन आता है कि why do we need these utilities, why are these utilities necessary? तो इनको हम क्यों रखते हैं? सबसे पहला काम होता है, हम क्या लिखेंगे कि why are these utilities necessary? ठीक हो गया। इसका सबसे पहले है सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, हमारे पास एक ऑप्टिमाइज सिस्टम होना चाहिए। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें यूटिलिटीज ने उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव की हुई हो, उसकी हार्ड डिस्क जो है वो डिस्क स्पेस जो है वो मैनेज्ड हो, और उसकी जो फ्रेगमेंटेशन हो वो रिड्यूस्ड हो। दूसरे लेवल पे हमारे पास आता है, सो गेट द आइडिया ना, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली improves परफॉर्मेंस बाय मैनेजिंग डिस्क स्पेस एंड रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बेसिकली सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। ठीक हो गया। सो security and data protection utility prevents viruses, malware and accidental data loss. फिर हमारे पास आता है स्टोरेज मैनेजमेंट। दीज आर बेसिकली द पर्पसेस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है। So storage management utilities help organize and maintain storage devices for efficiency. और फिर हमारे पास इसका जो रीजन है वो है reliability on our computer machine, reliability. So these utilities detect and repair potential issues before they cause major system failures. So that is why these utilities ensure that an operating system runs smoothly, securely, efficiently, and improving overall user experience. So these are utility software. All right. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है आपका show understanding of the program libraries, including software under development, is often constructed using existing code from the program libraries.
और उसके बाद हमारे पास एक खास किस्म की लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम कहते हैं डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। द बेनिफिट्स टू द डेवलपर of software constructed using library files including dynamic link libraries, ये अब हमें पढ़ना है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोग्राम लाइब्रेरीज। प्रोग्राम लाइब्रेरीज ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा ओ लेवल में। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि दो आपको उन्होंने लाइब्रेरीज बताई थी। ऑल दोज फंक्शंस एंड प्रोसीजर विच आर मेड ऑलरेडी एंड आर मेड अवेलेबल ऑटोमेटिकली आर लाइब्रेरीज। तो आपने उसमें जो पढ़ा था वो आपने पढ़ा था, अभी इस साल भी हमने पढ़ा है कि रैंडम का फंक्शन हमने पढ़ा है कि रैंडम फाइल हमारे पास, अगर रैंडम के फंक्शन से रैंडम नंबर जनरेट करना है, या इंटीजर का फंक्शन है, या हमारे पास सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, लेफ्ट है, राइट है, मिड है, ये सारे जो है प्रोग्राम लाइब्रेरीज के हिस्सा है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर भी आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप देखें आपके पास स्पेल चेक, ग्रामर चेक वगैरह होते हैं। वो सारे के सारे जो हैं वो प्रोग्राम लाइब्रेरीज हैं। So program libraries are the collection of pre-written code that developers can utilize to perform common tasks, ताकि वो अपने काम को स्ट्रीमलाइन कर सकें, जो कि उनका काम क्या है, डेवलपमेंट वाला। So these libraries encompass functions and routines that can be integrated into new application, reducing the need to write the code from scratch again and again. So what are the benefits of the libraries? What are the benefits of the program libraries? तो सबसे पहला जो बेनिफिट है प्रोग्राम लाइब्रेरी का, ये हमने डिकम्पोजिशन वगैरह में सब रूटीन्स में भी पढ़ा था। सबसे पहला क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी। बेनिफिट सबसे पहले क्या है हमारे पास? कोड रीयूजेबिलिटी, कि आप जो कोड आपने लिखा है उसको आप बार बार बगैर दोबारा लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डेवलपर्स कैन लेवरेज existing well-tested code to implement standard functionalities, minimizing the redundancy and potential errors। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है enhanced productivity। सही है, तो आपके पास प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाती है। So by utilizing libraries, developers can focus on unique aspects of their application instead of paying attention to those old routines which need to be rewritten। सही है, so that accelerates development timelines। इसके बाद हमारे पास आता है क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी, लाइब्रेरीज के यूज की वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। लाइब्रेरीज आर टिपिकली सब्जेक्टेड टू रिगोरस टेस्टिंग। हम जब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले वो कई बार और भी टेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ensuring reliable and efficient performance when incorporated into applications। अब आ जाएं डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज के ऊपर। डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज के ऊपर आ जाएं कि ये क्या होती है। अच्छा, ये विंडोज में होता है, ये किसी और उसमें नहीं होता। ये लाइब्रेरीज मेमोरी में रखी हुई होती हैं। जब सिस्टम लोड होता है विंडोज का तो ये मेमोरी में लोड हो जाती हैं और रेडिली अवेलेबल होती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं डायनामिक। इनको कहीं फाइल वाइल ढूंढनी नहीं पड़ती। जैसे ही आप विंडोज बूट करते हैं ना, तो ये लाइब्रेरीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम में लोड हो जाती हैं, और जब आप उनको कॉल करते हैं ये आपको अवेलेबल होती हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द डायनामिज्म। लेकिन ये डायनामिज्म सिर्फ और सिर्फ विंडोज के अंदर होता है। सो DLL is a specific type of program library in the Windows operating system which contains code and data that multiple programs can simultaneously use। ठीक है, इट प्रोमोट्स मॉड्यूलैरिटी एंड एफिशिएंट मेमोरी यूजेज। मॉड्यूलैरिटी का क्या मतलब है? मॉड्यूल बना हुआ है, आप उसको रीयूज कर रहे हैं।
ठीक है। और एफिशिएंट मेमोरी यूज का मतलब क्या है कि जैसे ऑफिस के प्रोग्राम्स हैं वो एक ही लाइब्रेरी को एक्सेस करते रहते हैं, ना कि वर्ड ने वो दोबारा दोबारा बनाई हुई, एक्सेल ने दोबारा बनाई हुई और पावर पॉइंट ने दोबारा बनाई हुई। तो लेट मी टेल यू वंस अगेन, डीएलएल कंटेन्स कोड and data that multiple programs can use simultaneously, promoting modularity and efficient memory usage. अब इसके advantages क्या होते हैं? इसका जो पहला पहला एडवांटेज है वो है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन या सब रूटीन्स बनाना। ठीक है ना। डीएलएल इनेबल्स एप्लीकेशन टू बी यूज कंस्ट्रक्टेड इन अ मॉड्यूलर फैशन, सब रूटीन्स वाले फैशन में, अलाउइंग फॉर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स एंड इजियर मेंटेनेंस। ठीक है ना, तो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है ये। फिर इसका दूसरा मैंने पार्ट आपको क्या बताया था, मेमोरी एफिशिएंसी। मेमोरी एफिशिएंसी इसका मतलब है सिंस मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन शेयर अ सिंगल डीएलएल लोडेड इन द मेमोरी, ओवरऑल सिस्टम मेमोरी यूजेज इज रिड्यूस्ड। फिर इसकी जो तीसरी एफिशिएंसी है वो है अपडेट्स। एक ही जगह अपडेट होती हैं, सारे प्रोग्रामों के लिए अपडेटेड अवेलेबल हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंप्लीफाइड अपडेट्स। Updating a DLL allows all dependent applications to benefit from improvements or bug fixes without the need to recompile or redistribute the entire application. एप्लीकेशन अलग है, ये फंक्शनैलिटी अलग है। आप बस क्या करें कि आप इसको अपडेट कर दें, एप्लीकेशन जब इसको कॉल करेगी तो अपडेटेड उसको कॉल करेगी, लाइब्रेरी को, डीएलएल को। ठीक है। सो अब इसका क्या हुआ, तो इसके लिए हम लिखेंगे, समराइज करेंगे कि इफ वी इनकॉर्पोरेट प्रोग्राम लाइब्रेरीज including DLLs into software development practices that leads to more efficient, reliable and maintainable program. अब आपने स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन यूज किए थे वो स्ट्रिंग की डायनामिक लिंक लाइब्रेरी में थे। आपने तो कुछ नहीं किया, आपने उसको कॉल किया, तो वो वीबी का हिस्सा तो है लेकिन एज ए सेपरेट लाइब्रेरी हिस्सा है। ठीक है, तो ये है आपकी लाइब्रेरीज। तो ये हमारा एक छोटा सा 5.1 था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स जो कि हमारे लिखे हुए कोड को बाइनरी मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, वो होता है असेंबलर। असेंबलर सॉफ्टवेयर फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो असेंबलर जो है वो एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट कर देता है। कंपाइलर भी एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट कर देता है, लेकिन हाई लेवल प्रोग्राम का, कंपाइलर फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट तो करता है लेकिन एग्जीक्यूट भी खुद करता है। कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है, इंटरप्रेट जो है वो एक एक लाइन को पढ़ता है, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट भी खुद करता है। सो एन इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। सो एक्सप्लेन द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक of using either a compiler or interpreter and justify the use of each। ठीक है ना, तो ये हमें मालूम करना है। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जो वो है, क्या नाम है, कंपैरिजन, ये बहुत कॉमन है। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के ऊपर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यानी कि हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। सो basically, a computer only understands machine code, yani ke binary instructions. So the programs written in high level or assembly language must be translated into the machine code before execution. So yeah, these are the three main types of translation software uses for this purpose: assembler, compiler, and interpreter. Assembler, compiler,
एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, ऑल राइट। अब आ जाएं, सबसे पहले हम असेंबलर पे बात करते हैं। असेंबलर क्या क्या काम करता है। ठीक हो गया, तो असेंबलर जो है उसका पर्पस क्या है। असेंबलर ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स, जिसमें हमने, आपको याद होगा, कुछ कुछ नेमोनिक्स पढ़े थे, मूव, ऐड, सब, ये सारे। सो इट ट्रांसलेट्स these mnemonics into machine code, and assembler produces the executable file that the CPU can then execute. Why it is needed? Assembly language is closer to the machine code but easier for humans to read and write. ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज हम यूज करते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स में, डिवाइस ड्राइवर में, लो लेवल प्रोग्रामिंग में, जहां भी हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्शन की जरूरत होती है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन असेंबलर। फास्ट एग्जीक्यूशन होती है, एफिशिएंट सिस्टम का, एफिशिएंट यूज ऑफ द सिस्टम होता है, ग्रेटर कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर होता है। लेकिन असेंबलर के इस्तेमाल के लिए जो असेंबली लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर हमें डिसएडवांटेज भी होता है कि दोज आर डिफिकल्ट टू लर्न एंड राइट, अगर आपको चैप्टर 4 याद हो, और वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। जिस तरह के एक प्रोसेसर के लिए असेंबलर असेंबली कोड बनाता है, बस वही इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे के लिए आपको दूसरे प्रोसेसर के ऊपर कोड को रीअसेंबल करना पड़ेगा। तो सेकंड आपके पास है कंपाइलर। तो असेंबली लैंग्वेज तो लो लेवल के लिए चलती है, लेकिन कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए चलता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर ट्रांसलेट्स एन एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, जो कि लेट्स से पाइथन में लिखा हो, सी में लिखा हो, जावा में लिखा हो, विजुअल बेसिक में लिखा हो, इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन. So compiler also produces an executable file that can be executed or run without needing the original source code file. Why it is needed? High level languages are easier to write, debug, and maintain than low level languages. That is why it is needed. A compiled program runs directly on the computer without requiring retranslation or the original source code. So, what are the advantages of compiler? Faster execution again, better optimization again, no need for the source code. तो इसके और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो एक ही जैसे होंगे, क्योंकि दोनों मशीन कोड जनरेट करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि जब भी आप कोड में चेंज करेंगे आपको रिकम्पाइल करना पड़ेगा। ये पहला इसका डिसएडवांटेज है, दैट यू नीड टू रिकम्पाइल द कोड बिफोर एवरी चेंज। सही है। अब दूसरा कंपाइलर का एक डिसएडवांटेज है, आपने ओ लेवल में भी पढ़ा होगा, हार्ड टू डीबग। हार्ड टू डीबग का मतलब ये होता है कि ये रुकता नहीं है, जब एरर आता है तो ये चलता चला जाता है। तो इतने एरर्स स्क्रीन पर दिखा देता है, एक तो जेन्युइन एरर्स होते हैं जो कि आपने किए होते हैं, दूसरे वो एरर्स होते हैं जो पिछले एरर्स की वजह से आते हैं। सो एरर्स आर शोन ओनली आफ्टर कंपाइलेशन मेकिंग डीबगिंग डिफिकल्ट, सारे के सारे एरर्स। और फिर दूसरा ये कि कंपाइलर जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, यानी कि जिस सीपीयू पे आप कंपाइल करते हैं उसी तरह के दूसरे सीपीयू पे चल सकता है, किसी और सीपीयू पे नहीं चलेगा। सो कंपाइल्ड कोड में ओनली वर्क ऑन द सिस्टम इट वाज कंपाइल्ड फॉर। अब आ गया आपके पास, तीसरा आ गया आपके पास इंटरप्रेटर। सही है। इसका पर्पस क्या है। ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट। इन कंपाइलर और असेंबलर में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करता, सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं और फाइलें बना देते हैं। अब इंटरप्रेटर फाइल नहीं बनाता एग्जीक्यूटेबल, सिर्फ ट्रांसलेट करता है और खुद ही एग्जीक्यूट कर देता है। सो द पर्पस ऑफ द इंटरप्रेटर इज टू ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज कोड लाइन बाय लाइन इंस्टेड ऑफ कंपाइलिंग ऑल एट वंस। ठीक है ना। अब जो लैंग्वेजेस आपके ब्राउजर में चलती हैं, जैसा कि जावा स्क्रिप्ट है, पीएचपी है, पाइथन है, वीबी स्क्रिप्ट है, ये सारी की सारी इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं। ब्राउजर में चलती ही वो लैंग्वेजेस हैं। अगर आप ब्राउजर में कोई कोड भेजें एचटीएमएल में एम्बेड करके, तो ब्राउजर के अंदर ये इंटरप्रेटर ही लगे हुए होते हैं, ब्राउजर का पार्ट होते हैं हर लैंग्वेज का इंटरप्रेटर। So why do we need interpreter? We need interpreter to allow immediate execution, making it easier for debugging and development. ठीक है ना। जिस वक्त आपकी लाइन आई उसी वक्त उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। अच्छा
एडवांटेजेस क्या है इसके? इजियर टू डीबग। क्यों इजियर टू डीबग? अनलाइक कंपाइलर जहां पे एरर आता है और फिर आते ही चले जाते हैं एरर, ये वहीं रुक जाता है। एरर्स आर आइडेंटिफाइड इन द प्रोग्राम एज द प्रोग्राम रन्स, और इट स्टॉप्स वेयर द एरर अकर्स। नो नीड फॉर रिकम्पाइलेशन, आप वहीं पे अपना एरर सही करें और आगे बढ़ जाएं। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये तो प्रोसेसर पे चलता ही नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट ही नहीं करता। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? स्लोअर एग्जीक्यूशन होती है, जाहिर एक एक लाइन को उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब आप खुद सोचें कि अगर एक लूप है और लूप के अंदर 4 लाइन है और लूप जो है वो 10 बार चल रहा है, तो ये 4 लाइनों को 10 बार जो है वो दोबारा कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। हालांकि वो पहले से कन्वर्ट हो गए होंगे लेकिन फिर भी, ठीक है ना, ये बार बार करता रहेगा, तो स्लोअर एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, और इसका प्रोग्राम हर वक्त मेमोरी में होना चाहिए। जैसे कंपाइलर जो है, एक बार चल के फिर उसकी जरूरत नहीं रहती क्योंकि वो जो फाइल जनरेट करता है वो फाइल खुद चलती है, लेकिन इंटरप्रेटर की हमें हमेशा जरूरत रहती है। ऑल राइट। तो जिस तरह कल मैंने आपको कुछ वो भेजा था ना, कंपैरिजन, इसी तरीके से मैंने इसका भी कुछ कंपैरिजन बनाया हुआ है, ये भी मैं आपको भेज रहा हूँ आपके ग्रुप में। इसको देख लीजिएगा, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। ये एक बहुत, जैसे आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता है। ठीक है ना, अक्सर आता है ये क्वेश्चन। तो ये मैं आपको, ये मैंने आपको भेजा है सर, था, मिल जाएगा आपको ये। अच्छा, सो अब ये आता है कि हम कंपाइलर को कब इस्तेमाल करें, व्हेन टू यूज अ कंपाइलर। कंपाइलर को हम यूज करते हैं फॉर लार्ज एप्लीकेशन, गेम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम्स हैं, व्हेन द फाइनल प्रोग्राम नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स कोड, और व्हेन एग्जीक्यूशन स्पीड इज द प्रायोरिटी। तो हम असेंबलर को कब इस्तेमाल, सॉरी, इंटरप्रेटर को कब इस्तेमाल करते हैं? हम इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करते हैं जब हम लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, ताकि हमारी हर लाइन ऑफ कोड को हम चेक कर सकें। ठीक है ना? सो और जैसे हम लोग, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एजुकेशन है, लर्निंग इन्वायरमेंट है, जहाँ पे एक एक लाइन को उसी वक्त बच्चा देखना चाहता है, तो उस वक्त हम इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हैं। तो इंटरप्रेटर इज यूज when we actually debug the program, when we are actually scripting or writing the code, when we are doing web development, या हम एजुकेशन और लर्निंग environment में काम कर रहे हैं, उस वक्त हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये सब कुछ फाइनल हो जाता है, कोड फाइनल हो जाता है, तो फिर हम कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल कोड बना देते हैं। जबकि असेंबली लैंग्वेज सिर्फ, असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको कंक्लूड करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बेसिकली बोथ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स को हम पहले कर लेते हैं। ठीक है ना? Compilers and interpreters have their strengths and weaknesses. Compilers are best for performance focused application, while interpreters are ideal for quick development and debugging. ठीक है, द चॉइस डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक यूज केस एंड द प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें फाइनल प्रोग्राम बना के अपने कस्टमर को देना है तो हम कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिस वक्त हम बना रहे हैं उस वक्त चेक करना है तो हम इंटरप्रेटर यूज करेंगे। जबकि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ असेंबलर से ही मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। सो दिस वाज बेसिकली कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स। अच्छा, अब देखें, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि हाफ कंपाइल करती हैं और हाफ जो है वो इंटरप्रेट करती हैं। सही है ना? मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये बेसिकली एक तरह का, देखें, ये जावा बाइट कोड कहलाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जावा में बड़ा मशहूर है ये काम। सोर्स कोड है ना आपका, जावा उसको कंपाइल करता है पार्शली,
यानी कि उससे मशीन कोड नहीं बनाता, आधा कंपाइल करता है और उसका बाइट कोड बना देता है। मतलब उसको चेक कर लेता है। जब आप कोई भी सोर्स कोड लेते हैं ना, वो कंपाइल होता है, ठीक है, और उसके बाद वो कंपाइल होके उसका जो कोड जनरेट होता है वो फिक्स हो जाता है प्रोसेसर के लिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जावा के अंदर कि सोर्स कोड कंपाइल होता है लेकिन पार्शियली होता है, यानी कि वो फिक्स नहीं होता, उसमें सिर्फ एरर वेरर निकल जाते हैं और कोड अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से वो नंबर फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं आता। इसको हम कहते हैं बाइट कोड, हाफ डन। उसके बाद उसको उठा के किसी भी इंटरनेट के सर्वर पे रख देते हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है जावा वालों ने, एक बनाया हुआ है जावा वर्चुअल मशीन। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दुनिया के हर कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। तो ये मोबाइल पे भी होता है, पैड टैब पे भी होता है, डेस्कटॉप पे भी होता है, लैपटॉप पे भी होता है। तो जब ये हाफ कंपाइल्ड बाइट कोड किसी भी मशीन पे आता है ना, तो वहां पर ये जेवीएम उसको इंटरप्रेट कर लेता है। तो इस तरीके से एक लिखा हुआ प्रोग्राम दुनिया की सारी जो है वो मशीन्स पे चल जाता है। इसको हम कहते हैं जावा बाइट कोड। ठीक हो गया। अब आप देखें, अब ये क्या कह रहा है, शो अवेयरनेस दैट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स मे बी पार्शियली कंपाइल्ड एंड पार्शियली इंटरप्रेटेड सच एज जावा। ठीक है, तो अब हम इस पे देखते हैं कि भाई जावा पे कैसे काम करेगा ये। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र है सर, मेरी क्लास चल रही है, एक सेकंड बेटा होल्ड करना। ऑल राइट जी। तो अब हम इसको देखते हैं, इस वाले टॉपिक को हम देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि व्हाट इज द अवेयरनेस ऑफ पार्शियली कंपाइल्ड एंड पार्शियली इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैज टू डू विद अस। सही है ना। तो बेसिकली सीन ये है कि कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि कंपाइल भी करती हैं और इंटरप्रेट भी करती हैं इन देयर एग्जीक्यूशन प्रोसेस। जावा इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस हाइब्रिड अप्रोच। सो हाउ जावा यूजेस बोथ कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आप सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है ना, जावा, बेसिकली जावा का सोर्स कोड आप यहाँ पे लिखते हैं। सो इट इज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय द जावा कंपाइलर इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड। ठीक है, द बाइट कोड इज नॉट मशीन स्पेसिफिक, इट इज डिजाइन टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर इसको हम सर्वर पे रख देते हैं। ठीक है, फिर सर्वर से ये कोड जो है डाउनलोड होता है डिफरेंट मशीन्स पे। तो यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो जावा वर्चुअल मशीन, ये जो मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है जेवीएम जिसको कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन टेक्स द बाइट कोड एंड इंटरप्रेट्स इट लाइन बाय लाइन इनटू मशीन कोड फॉर द स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे ये चल रहा है। लेट्स से मोबाइल पे एंड्रॉइड चल रहा है, आईपैड पे आईओएस चल रहा है, डेस्कटॉप पे विंडोज चल रहा है। The JVM uses just-in-time compilation, while the which compiles frequently used bytecode sections into machine code for the better performance. ठीक है ना। तो that is how it works. So Java Virtual Machine takes the bytecode and interprets it line by line into machine code for the specific operating system. ठीक है, तो ये है इसका तरीक़ाकार जिसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन और बाइट कोड, हाफ कंपाइल्ड, हाफ इंटरप्रेटेड। सो why do we need it, why do we require it, what are the advantages? पहले हम advantages देखते हैं। Why use both compilation and interpretation, इसके advantages देखते हैं। Why, what are the advantages of this hybrid approach?
तो इसमें सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जावा बाइटकोड कैन रन ऑन एनी सिस्टम विद जेवीएम विदाउट मॉडिफिकेशन। इसमें फिर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, फास्टर डीबगिंग हो जाती है। अनलाइक फुली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस है, जावा अलाउज सम लेवल ऑफ डायनामिक एग्जीक्यूशन। तो आपके पास क्या होता है कि वो हमारे पास आराम से फास्टर डीबग हो जाता है। कंप्लीट तो बनता नहीं है, फास्टर डीबग हो जाता है। फास्टर हाफ कंपाइल्ड है, आपने चेंज किया वो दोबारा कंपाइल हो गया वहीं के वहीं, जिस तरह इंटरप्रेटर काम कर रहा है। तो हमें उसके अंदर फुल कंपाइल करने की और उसके बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास डिबगिंग फास्टर हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्लोअर देन फुली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस बिकॉज बाइट कोड मस्ट बी इंटरप्रेटेड एट रन टाइम। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स जेवीएम। जेवीएम के बगैर तो इसने चलना ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं, कुछ और पार्शियली कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे पाइथन में भी होता है। पाइथन यूजेस एन इंटरप्रेटेड बट आल्सो कंपाइल्स द बाइट कोड फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। जावा और जावा स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। स्क्रिप्ट उन लैंग्वेजेस को कहते हैं जो ब्राउजर में चलती हैं। सी शार्प जो भी एक और लैंग्वेज है, वो भी compiles into intermediate language and which is then interpreted by the .NET runtime में। तो जावा स्क्रिप्ट, पाइथन और सी शार्प भी हमारे पास पार्शली कंपाइल्ड और पार्शली इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस की एक डेफिनेशन है। So languages like Java balance the benefit of compilation and interpretation. This makes them ideal for cross-platform applications, especially in बिग सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन जैसे एंड्रॉयड वगैरह की और वेब डेवलपमेंट में। सो दिस इज द पार्ट। अब आ जाएं आप, अगर हम कोई भी लैंग्वेज खोलते हैं तो उसके अंदर एक हमारे पास होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैं आपको अभी एक लैंग्वेज खोल के दिखाता हूँ। लैंग्वेज से मुराद है उस लैंग्वेज को चलाने वाले एडिटर्स। ठीक है। और इसमें हमें क्या क्या देखना है? इसमें हमें देखना है कि आईडीई के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं फॉर कोडिंग, फॉर इनिशियल एरर डिटेक्शन, फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर डीबगिंग। ये हमें सब देखने होंगे। पहले हम एक काम ये करते हैं कि पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं और फिर जो है वो हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई। ठीक है। अच्छा जी, आईडीई जो है इसका क्या मतलब है? IDE is a software application that provides a comprehensive set of tools for writing and testing and debugging codes। सही है ना। ये सेट ऑफ टूल्स होता है, जिस तरह आपने VS कोड देखा होगा, विजुअल बेसिक, अगर आपने कभी काम किया है तो ये IDE कहलाती है। ठीक है। IDE improves the efficiency and productivity of the programmers by offering various features। अब मैं आपको ना प्रोग्राम भी दिखाता हूँ और उसके फीचर्स भी दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है वो लोड कर रहा हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये मेरे पास एक एनवायरनमेंट है। ये देखें, ये मैंने विजुअल स्टूडियो खोला है और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कोड खोला हुआ है, इसमें कोड आ रहा है। ठीक है। ये पूरे का जो पूरा कोड है ये बेसिकली आईडीई के अंदर खुला हुआ है। ये जो पूरी इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली कौन सी इन्वायरमेंट है? इसको हम क्या कहते हैं? आईडीई। अब मैं इसके कुछ आपको एरियाज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाता हूँ। देखें, अब इसमें एक फीचर्स जो हैं
जब हम आईडीई में कोडिंग करते हैं तो इसके जो फीचर्स हैं उसमें जो पहला फीचर है, इसका पहला फीचर है वो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स, ये देखें, मैं आपको ये वर्डिंग्स में वही यूज कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में इस्तेमाल हुई हैं। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स। अब ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहले आता है ऑटो कंप्लीशन। ठीक है, ऑटो कंप्लीशन क्या होता है कि आप बेसिकली कुछ लिख रहे होते हैं तो सिस्टम उसको सजेस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं कोड स्निप्स। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास अगर कोई कोड लिखा हुआ है तो ये उसको कंप्लीट कर देता है, कोड स्निप्स। फिर आपके पास आते हैं पैरामीटर हिंट्स, ये मैं आपको सब अभी दिखाता हूँ। ठीक है, पैरामीटर हिंट्स ये होते हैं कि जैसे आप कोई फंक्शन या प्रोसीजर लिखते हैं तो उसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं वो बताने लगता है कि भाई ये तो ये वाले पैरामीटर्स मांग रहा है। और फिर आपके पास सिंटेक्स हाइलाइटिंग्स होती हैं, ये भी हम अभी बात कर लेते हैं। अब देखें एक एक करके। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है? ऑटो कंप्लीशन। अब देखें, मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ, गौर कीजिएगा, इस कोड को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिम। देखें ये ऑटो कंप्लीशन होने लगा। ठीक है, डिम एन कॉमा एम। अब देखें ये हमें ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीशन सजेस्ट कर रहा है एज इंटीजर, तो अब मैंने इसको एज इंटीजर कर दिया। ठीक हो गया, ये हमें सजेस्ट करता है खुद, तो इसको हम कहते हैं ऑटो कंप्लीशन। इसके बाद दूसरा क्या है? कोड स्निप्स। कोड स्निप्स का मतलब ये है कि फर्ज करो कि मैं यहाँ पर एक सब रूटीन बनाता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ फंक्शन हेडर। ये देखो, इसने पूरा कोड स्निप दे दिया, अगर ये तुम लोगों को नजर आ रहा है। तो ये ए रिसीव कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है, रिटर्न इंटीजर कर रहा है, रिटर्न ए प्लस बी कर रहा है। मैंने सिर्फ ऐसे टैब दबाना है, इसने पूरा कर दिया। तो ये भी एक फीचर है ऑटो कंप्लीशन का, कोड स्निप्ट का पूरा कोड जो है वो ये हमें प्रोवाइड कर देता है। इसको हम कहते हैं प्रोवाइड्स रेडीमेड कोड टेम्पलेट फॉर कॉमन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। कोड स्निप्स, देखा ना आपने कोड स्निप्स कितना मजेदार चीज है कि आप, मैंने अभी देखें दोबारा करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रोसीजर बनाता हूँ, प्रोसीजर को विजुअल बेसिक में कहते हैं सब सब एडर। तो आप देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसने किया, और देखें ये इसने हमारा कोड कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, कोड कंप्लीट कर दिया। और इसमें फिर हमें प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमें सजेस्ट करने लगता है। सो दिस इज बेसिकली कोड स्निप्स। ठीक हो गया कि आप लिख रहे हैं और वो आपको हेल्प करता चला जा रहा है कि भाई ज्यादा परेशानी की बात ही नहीं है। ठीक हो गया, तो ये है कोड स्निप्स। अच्छा, इसके बाद आप देखें, अब हमारे पास है पैरामीटर हिंट्स। ठीक है, पैरामीटर हिंट्स। अब मैं यहां पर एक कोड लिखता हूं, आप देखें, जैसे मैं लिखता हूं एक वेरिएबल यहां पे मैं बनाता हूं, मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू, यहां पे हम पहले, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं x इज इक्वल टू जफर अली खान। ठीक है, ये मैंने लिखा x इज इक्वल टू जफर अली खान। ठीक हो गया। अब मैं मिड लेता हूँ, मिड। अब मैं लिखूंगा कि ये, इसमें से आपको कुछ भी करना नहीं है, ये सब दिखा रहा हूं ताकि आप समझें उसको।
y इज इक्वल टू मिड ऑफ। अब देखें जैसे ही मैंने मिड का ऐसे बटन दबाया, मतलब उसका मैंने ब्रैकेट रखा, तो देखिए ये आपको सजेशन देना शुरू कर देता है, सजेशंस दे रहा है, सारी सजेशंस दे रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट्स आपको बताने शुरू कर देता है। सो दिस इज बेसिकली द थिंग which is parameter hint। syntax highlighting, syntax highlighting का मतलब ये है कि कलर जो है वो करना शुरू कर देता है डिफरेंट चीजों को, कलर डिफरेंट एलिमेंट्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल, कमेंट्स टू इंप्रूव रीडेबिलिटी। अब आप यहाँ पे खुद देख लें, जितने कीवर्ड्स हैं सब ब्लू में है, नाम जो है मेन का उसमें है ब्राउन में है, जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो एरे के नाम हैं वो सब के सब डार्क ब्लू में है, जो आपके स्ट्रिंग है वो रेड में है। तो ये बेसिकली कलर कोडिंग इसको कहते हैं कि ये है सिंटैक्स हाइलाइटिंग। तो ये आईडीई है जो कि आपको हेल्प कर रही है। सही है। तो अब आईडीईज जो हैं, जो अभी आपने आईडीई देखी, ये उसकी थी विंडोज की, विजुअल स्टूडियो की। ठीक हो गया। तो ये आपको जहन में रखना है कि ये होता है आईडीई। ठीक हो गया। अब इसके अंदर देखें इसने क्या क्या आपसे बोला था। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, डायनामिक सिंटैक्स चेक्स, ये हो गया। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन में अभी आपने कलर देखे उसको हम कहते हैं प्रिटी प्रिंट। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास इसमें कुछ चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि मेरे पास यहाँ पर ये एरो बने हुए हैं, ये मॉड्यूल पूरा बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये सिर्फ मेन बंद हो जाएगा, मेन खुल जाएगा, ये सिर्फ इफ फॉर बंद हो जाएगा। मैं चाहूँ तो ये सिर्फ इफ भी बंद करके देख सकता हूँ, ये देखें इफ बंद करके खोल रहा है। इनको कहते हैं एक्सपेंड एंड कोलैप्स। इनको क्या कहते हैं? एक्सपेंड एंड कोलैप्स कोड ब्लॉक्स। तो कोड ब्लॉक्स कौन से होते हैं? इफ के होते हैं, वाइल के होते हैं। ये सारे जो एक्सपेंड एंड को वो है, एक्सपेंड एंड क्या है यार ये, प्रीटी प्रिंट, एक्सपेंड एंड कोलैप्स कोड ब्लॉक्स, ये हमारे पास इसलिए होते हैं कि आपको जो भी कोड का हिस्सा देख रखना है सामने उसको आप रखें और बाकी को आप हाइड कर दें। फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू चेक दिस फॉर, मैं बाकी में काम करना चाहता हूँ तो मैं बाकी काम करता रहूंगा, इस फॉर को मैं बंद कर दूंगा, आई एम वर्किंग ओवर हियर। सो आई होप दैट यू गॉट द आइडिया। एक्सपेंड एंड कोलैप्स ब्लॉक्स। ठीक है। ये आपने ओपन किया, क्लोज कर लिया, ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया, पूरा मॉड्यूल ओपन क्लोज कर सकते हैं आप। एक सब रूटीन कर सकते हैं आप, एक फॉर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। अच्छा जी, डायनामिक सिंटैक्स चेक्स मैंने आपको क्या बताया? डिटेक्ट सिंटैक्स एरर्स इन रियल टाइम बिफोर कोड एग्जीक्यूशन, हाईलाइट एरर्स। इसके अलावा आपके पास प्रेजेंटेशन में मैंने आपको क्या बताया? प्रीटी प्रिंट फॉर्मेट्स कोड ऑटोमेटिकली टू मेक इट मोर रीडेबल, प्रॉपर इंडेंटेशन, देखो ये सारी इंडेंटेशन ये खुद करता है, स्पेसिंग खुद करता है, कलरिंग खुद करता है। फिर मैंने आपको बताया एक्सपेंड एंड कोलैप्स कोड ब्लॉक्स अलाउज यूजर टू हाइड एंड शो सेक्शंस ऑफ द कोड टू इंप्रूव नेविगेशन बिटवीन द लार्ज प्रोजेक्ट्स। ठीक है। इसके बाद आता है डीबगिंग में। अब इसके अंदर देखिए स्टेपिंग है, ये स्टेपिंग है, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कोड चलते चलते यहाँ पर जो है वो रुक जाएगा। अब यहाँ पे कोड रुक गया है, अब इसको स्टेपिंग कहते हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं इस वाले बटन को दबा के एक एक लाइन चला के मैं उसका इफेक्ट देख सकता हूँ, तो इसको हम स्टेपिंग कहते हैं। इसमें देखें ये हमें हिंट्स भी दे रहा है कि जे की करंट वैल्यू क्या है, एरर जे क्या है, एरर जे प्लस वन क्या है, ये हमें सब बताना शुरू कर देता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्टेपिंग। अब इस स्टेपिंग में आपके पास जो है वो सिंगल स्टेपिंग है, एक एक करके ब्रेक पॉइंट्स हैं जो आपने रेड पॉइंट लगाया था जहां से स्टेपिंग शुरू होती है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेपिंग? वाइट बॉक्स टेस्टिंग, यानी कि आप एक एक लाइन को चला के चेक करेंगे। जैसे हम ट्रेसिंग पेपर पे करते हैं ना, तो हम चलते हुए बने हुए प्रोग्राम को वन बाय वन चेक कर रहे होते हैं, तो उसको हम स्टेपिंग कहते हैं। सो बेसिकली हम ये रेड वाला ब्रेक पॉइंट है, इस पूरी ग्रे लाइन में जहां पे भी आप चाहें आप ब्रेक पॉइंट लगा और हटा सकते हैं। तो breakpoints allows the user to pause the execution at a specific line to inspect program। ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखें, इस वक्त अगर आपको नजर आ रहा है तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब के सब यहाँ पर इस प्रोग्राम के अपीयर हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन वॉच। डिस्प्ले द करंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन एट रन टाइम। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ना, देखें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो इसको हम ये कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट विंडोज होती हैं। रिपोर्ट विंडोज देखें, ये जैसे हमें बता रहा है कि यहाँ पे ये वॉच विंडोज हैं, यहाँ पर ये हमें दूसरी चीजें बता रहा है यहाँ पे, इनको हम कहते हैं रिपोर्ट विंडोज। ये रिपोर्ट विंडोज हैं। शो एरर मैसेजेस, एग्जीक्यूशन रिजल्ट, डीबगिंग लॉग्स जो है सब कुछ हमें यहाँ पर नजर आ रहा होता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली द आईडीई वर्क्स। अभी आपको करके तो दिखाना नहीं है, बस याद रखना है। मैं आपको जो आपके उसके लिए एक्सपीरियंस के लिए कि आप इसको देख सकें, ताकि आपको ये रट्टा ना लगाना पड़े, आपको समझ में आए। तो what IDEs do, integrated development environments improve coding efficiency, debugging accuracy, and presentation clarity, making software development faster and more error free. सही है। तो जो पॉपुलर आईडीईज हैं उनमें एक पाइचार्म है, जो आप नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे P4 के लिए, पाइचार्म। और फिर विजुअल स्टूडियो है जो मैंने आपको अभी दिखाया। इसके अलावा भी एक है VS कोड, जो मैं बहुत शौक से इस्तेमाल करता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इस लेक्चर को और इससे रिलेटेड जो भी दूसरा मटेरियल है वो मैं आपको भेज दूंगा। अब हम कल हमारी क्लास ट्यूसडे वेडनेसडे, आई लेट यू नो। शायद मैं आपकी क्लास ले लूँ, शायद मैं आपकी क्लास ना ले सकूँ, आई लेट यू नो बिफोर एंड। ठीक हो गया। सो दैट्स अबाउट इट।